हमारे देश में सड़कों को लेकर एक आम मजाक चलता है कि यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं हैं बल्कि गड्ढों में थोड़ी बहुत सड़क है। लेकिन आज हम जिस भारत की बात करने वाले हैं वहाँ की कहानी वो कुछ और ही है। हम बात कर रहे हैं उन चमचमाती काली पट्टियों की जो सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि नए भारत की आर्थिक धमनियां बन रही हैं। आज हमारे हाथ कुछ कमाल के इन्फोग्राफिक्स लगे हैं जो आंकड़ों के जरिए इस पूरी कहानी को बयां करते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क कितना विशाल है, ये किस तूफानी रफ्तार से बढ़ रहा है और इसका हमारी और आपकी जिंदगी के लिए क्या मतलब है। चलिए सबसे पहले उस आंकड़े से शुरू करते हैं जो सुनने में ही चौंका देता है। अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, कुल 1,46,560 किलोमीटर। इसे ऐसे समझिए, अगर आप इन सड़कों को सीधा बिछा दें तो आप धरती के लगभग 4 चक्कर लगा लेंगे। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने की एक जबरदस्त कोशिश है। पर मेरे मन में पहला सवाल यही आता है कि इतने बड़े, इतने विशाल सिस्टम को चलाता कौन है? कौन है इसका कर्ता धर्ता? ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी खुलती है। देखिए, इस भीमकाय सिस्टम को चलाने के लिए 2 मुख्य किरदार हैं। पहला है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मॉर्थ, और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या NHAI। इसे अगर आसान भाषा में समझना हो तो मॉर्थ वो दिमाग है जो बॉस की तरह काम करता है। नीतियां क्या होंगी, नियम कैसे बनेंगे, पैसा कहां से आएगा, विजन क्या होगा, ये सारे बड़े फैसले मंत्रालय लेता है। और NHAI वो क्या करता है फिर? NHAI उस दिमाग के हाथ है। वो इंजीनियर है जिसका काम उस विजन को जमीन पर उतारना है। सड़कें बनाना, उनका रखरखाव करना, टोल मैनेज करना और ये पक्का करना कि जो क्वालिटी मंत्रालय ने तय की है वो हर 1 किलोमीटर सड़क पर दिखे। एक सोचता है, दूसरा उसे हकीकत में बदलता है। और जैसा हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, NHAI कोई आज की संस्था नहीं है। इसकी नींव तो 1988 में ही संसद के एक कानून से रख दी गई थी, शायद इसी भविष्य को ध्यान में रखकर। अच्छा, एक दूरदर्शी कदम था ये। लेकिन इन दोनों का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ा लक्ष्य है स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण। इसका मतलब ये है कि आप चाहे गुजरात में ड्राइव कर रहे हो या अरुणाचल प्रदेश में, आपको सड़क की क्वालिटी, साइन बोर्ड, सुरक्षा के नियम सब एक जैसे मिलने चाहिए, है ना? ऐसा ना हो कि एक राज्य की सीमा पार करते ही आपको लगे कि आप किसी दूसरे देश में आ गए हैं। ये पूरे देश को एक समान, सुरक्षित और बढ़िया ड्राइविंग अनुभव देने की कोशिश है। ठीक है, ये तो हुई व्यवस्था की बात। लेकिन यहाँ जो बात वाकई हैरान करती है वो है इस विकास की रफ्तार। पिछले 10 सालों के आंकड़े तो किसी फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं। हमारे इन्फोग्राफिक्स बताते हैं कि 2014 में देश में कुल 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, और आज 2025 में ये आंकड़ा 1,46,560 किलोमीटर पे पहुंच चुका है। 1 मिनट, 91,000 से 1,46,000? ये तो 10 साल में 55,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का इजाफा है। इसे समझने के लिए ये तो लगभग पूरी धरती का एक चक्कर लगाने से भी ज्यादा सड़कें बना देने जैसा है। आखिर ऐसा क्या बदला कि ये संभव हो पाया? ये तो सीधी 61% की बढ़ोतरी है। बिल्कुल, और ये सिर्फ लंबाई की बात नहीं है। असली कहानी तो क्वालिटी में बदलाव की है। सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला बदलाव हाई स्पीड कॉरिडोर में आया है, यानी हमारे एक्सप्रेसवे। 2014 में हमारे पास महज 93 किलोमीटर के ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर थे। 93 किलोमीटर? ये तो दिल्ली से पानीपत जितना ही हुआ बस। ठीक कहा। और आज 2025 में ये आंकड़ा है 3,052 किलोमीटर के। ये 3,180% की छलांग है। 3,180%? ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन क्यों सिर्फ सड़कों को जोड़ने की जगह इन हाई स्पीड कॉरिडोर पर इतना जोर क्यों दिया गया? ये सोच में एक बुनियादी बदलाव को दिखाता है। पहले हमारा ध्यान सिर्फ कनेक्टिविटी पर था, बस शहरों को आपस में जोड़ दो। अब फोकस इकोनॉमिक वेलोसिटी यानी आर्थिक रफ्तार पर है। इसका मतलब है कि सामान, कच्चा माल और लोग कितनी तेजी से, कितनी कुशलता से और कितनी कम लागत में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं।
आज के दौर में रफ्तार ही पैसा है और ये एक्सप्रेसवे उसी रफ्तार को मुमकिन बनाते हैं। और इस रफ्तार को हासिल करने के लिए सड़कें बनाने की रफ्तार भी बढ़ी होगी, जाहिर है। बिल्कुल। 2014-15 में हम हर दिन करीब 12.1 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहे थे, लेकिन 2020-21 में भारत ने एक दिन में 36.5 किलोमीटर सड़क बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये एक दिन में दिल्ली से मेरठ तक 4 लेन की सड़क बनाने जैसा है। हाँ, ये आंकड़ा सुनने में तो कमाल का है, लेकिन क्या ये रफ्तार टिकाऊ थी? क्या इसमें क्वालिटी से कोई समझौता तो नहीं हुआ? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि नई बनी सड़कों पर भी कुछ ही समय में गड्ढे हो जाते हैं। ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, ये रिकॉर्ड सिर्फ मशीनें और मजदूर बढ़ाने से नहीं बना। इसके पीछे की असली कहानी है डी बॉटलनेकिंग, यानी बाधाओं को हटाने की। पहले प्रोजेक्ट्स जमीन अधिग्रहण जैसी चीजों में सालों तक अटके रहते थे। अब नियम बनाया गया है कि जब तक 80-90% जमीन का अधिग्रहण पूरा नहीं हो जाता, प्रोजेक्ट का ठेका ही नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम गति शक्ति जैसे प्लेटफॉर्म ने अलग-अलग मंत्रालयों जैसे रेलवे, पर्यावरण और सड़क के बीच तालमेल को बहुत आसान बना दिया है। इससे फैसले तेजी से होते हैं। आज ये रफ्तार 29 किलोमीटर प्रतिदिन पर स्थिर है, जो दिखाता है कि अब सिस्टम क्वालिटी और स्पीड के बीच एक संतुलन बनाने पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो ये विशाल नेटवर्क एक तेज रफ्तार से बन रहा है, लेकिन क्या इन हजारों किलोमीटर की सड़कों के पीछे कोई लॉजिक है, कोई सिस्टम? क्या इनका कोई सीक्रेट कोड है? बिल्कुल है, और बड़ा दिलचस्प सीक्रेट कोड है। ये हाईवे नंबरिंग सिस्टम पर आधारित है। अगर आप ध्यान दें तो जो हाईवे उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, उन्हें विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स दी जाती हैं, जैसे NH1, NH3, NH5, और ये संख्याएं पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती हैं। अच्छा, तो मतलब NH1 देश के पूर्वी हिस्से में होगा और NH67 जैसा कुछ पश्चिमी हिस्से में? एकदम सही। और इसी तरह जो हाईवे पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, उन्हें सम संख्याएं, इवन नंबर्स दी जाती हैं, जैसे NH2, NH4, NH8। ये संख्याएं उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती हैं। यह एक अदृश्य ग्रिड की तरह है जो पूरे देश को व्यवस्थित तरीके से कवर करता है। ये तो बड़ा दिलचस्प सिस्टम है, लेकिन क्या असल में ड्राइवर इसका इस्तेमाल करते हैं या ये सिर्फ प्लानर्स के लिए है? मैंने तो कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये नेविगेशन में बहुत मददगार हो सकता है, खासकर अगर आप लंबी यात्रा पर हों। ये आपको देश में अपनी दिशा का एक अंदाजा देता है। वैसे इस नियम का एक मजेदार अपवाद भी है। देश का सबसे लंबा हाईवे NH44 जो उत्तर से दक्षिण जाता है, उसे विषम संख्या मिलनी चाहिए थी, पर उसे सम संख्या दी गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि NH44 को कई पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे NH7, NH1A, इन सबको मिलाकर बनाया गया एक मुख्य ट्रंक रूट है। ये देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। इसलिए इसे पूरे ग्रिड के केंद्र बिंदु के तौर पर देखा जाता है और एक खास पहचान दी गई है। तो ये नंबरिंग सिस्टम पूरे देश पर एक अदृश्य ग्रिड की तरह है? और इस ग्रिड की सबसे अहम नसें या धमनियां कौन सी हैं? मुझे लगता है हम स्वर्णिम चतुर्भुज का जिक्र किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल नहीं। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल भारत की औद्योगिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। यह 2001 में शुरू हुई एक विशाल परियोजना है जो देश के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। हमारे स्रोत इसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों के बीच का रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो कहते हैं, जो एकदम सटीक उपमा है। देश का ज्यादातर व्यापार, कच्चा माल और तैयार उत्पाद इसी नेटवर्क पर चलता है। और अगर स्वर्णिम चतुर्भुज देश का सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो आपने NH44 का जिक्र किया, जिसे भारत की रीढ़ कहा जा सकता है। हाँ, 2 गलियारे हैं जो भारत की रीढ़ हैं। पहला NH44 उत्तर दक्षिण, जो लगभग 3745 किलोमीटर लंबा है और श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और दूसरा है NH27 पूर्व पश्चिम, जो गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर तक जाता है। ये दोनों गलियारे सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को एक धागे में पिरोते हैं। आप एक ही सड़क पर सफर करते हुए कश्मीर की बर्फ,
पंजाब के खेत, मध्य भारत के पठार और दक्षिण के समुद्र तट सब देख सकते हैं। ये सब सुनने में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन वो सवाल हमेशा खड़ा रहता है, पैसा। इतना विशाल निर्माण, इतना रख रखाव, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? क्या ये सब हमारे टैक्स के पैसे से हो रहा है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब काफी इनोवेटिव है। सरकार सिर्फ टैक्स पर निर्भर नहीं है। इसके लिए दो मुख्य मॉडल अपनाए गए हैं। पहला है एसेट मोनेटाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सड़कें पहले से बन चुकी हैं और जिन पर टोल से अच्छी खासी कमाई हो रही है, उन्हें लंबे समय के लिए निजी कंपनियों को लीज पर दे देना। कंपनियां एकमुश्त बड़ी रकम सरकार को देती हैं और फिर टोल वसूल कर अपना पैसा कमाती हैं। इस मॉडल से अब तक 1,52,028 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल नई सड़कें बनाने में होता है। मतलब पुरानी संपत्ति से नई संपत्ति बनाना। हाँ। ये तो स्मार्ट तरीका है। और दूसरा, इससे भी ज्यादा दिलचस्प मॉडल है इनविट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं ना, वैसे ही आप इनविट के जरिए एक चलते फिरते टोल कमाने वाले हाईवे में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। आपका पैसा नई सड़कें बनाने में लगता है और बदले में आपको टोल कलेक्शन से होने वाली कमाई का एक हिस्सा डिविडेंड के तौर पर मिलता है। आम लोग भी इसमें निवेश कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब अब कोई भी देश के हाईवे बनाने में सीधा भागीदार बन सकता है। इससे तो विकास के लिए सिर्फ सरकारी खजाने पर निर्भरता कम हो जाती होगी। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये बाजार से पैसा लाता है, विकास को रफ्तार देता है और सरकार पर बोझ कम करता है। जी। अब विकास एक सामूहिक जिम्मेदारी बन रहा है। तो सड़कें बन रही, पैसा भी आ गया। इसका व्यापार और लॉजिस्टिक्स पर क्या असर पड़ रहा है? क्या सामान वाकई तेजी से पहुंच रहा है? यहाँ भारतमाला परियोजना का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सड़कें बनाने की परियोजना नहीं है, ये देश के पूरे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बदलने का मिशन है। इसके तहत देश भर में 35 विशाल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स यानी MMLPs बनाए जा रहे हैं, जिन पर 46,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, ये सुनने में भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ बड़े बड़े गोदाम नहीं है, ये ऐसे विशाल हब हैं जहां सड़क, रेल और यहां तक के जल मार्ग से आने वाला सामान एक ही जगह पर उतारा, स्टोर किया, प्रोसेस किया और फिर आगे भेजा जा सकता है। इनकी कुल क्षमता 700 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने की होगी। इसका मतलब है कि एक ट्रक को शहर के अंदर ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं है, वो शहर के बाहर ही इन पार्कों में अपना सामान उतारकर वापस जा सकता है। इससे समय, ईंधन और पैसा तीनों की बचत होती है। ये असल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीन पर उतार रहा है। अब तक हमने अर्थव्यवस्था और गति की बात की, लेकिन इन सड़कों का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है सामरिक सुरक्षा, खासकर हमारी सीमाओं पर, जहां हर मौसम में पहुंचना एक चुनौती होती है। निश्चित रूप से देश की सुरक्षा के लिए सीमावर्ती इलाकों में हर मौसम में कनेक्टिविटी बनाए रखना सबसे जरूरी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कश्मीर में बन रही जोजिला और ज़ीमोर टनल। ज़ीमोर टनल लगभग 12 किलोमीटर लंबी है और ये सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करती है। इसी तरह जोजिला टनल लद्दाख को साल भर देश के बाकी हिस्सों से जोड़े रखेगी, तब भी जब भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं। ये तो सेना की आवाजाही के लिए गेम चेंजर होगा, खासकर लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके में। बिल्कुल, ये सिर्फ सेना के लिए नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों के लिए भी एक लाइफलाइन है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए एक विशेष परियोजना है SARDPNE। ये परियोजना वहां के दुर्गम इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछा रही है, जो हमारी सेना और सुरक्षा बलों को चीन सीमा तक तेजी से पहुंचने में मदद करती है। ये देखना अच्छा लगता है कि विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। अब भविष्य की बात करते हैं। सड़कें बन गई, नेटवर्क खड़ा हो गया, अब आगे क्या? क्या ये सड़कें ग्रीन और स्मार्ट भी बन रही हैं? भविष्य की राहें ग्रीन और स्मार्ट ही हैं। अब सड़कों के निर्माण में बायो इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक के कचरे, पावर प्लांट की राख यानी फ्लाई ऐश और स्टील प्लांट के स्लैग को सड़क बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कचरा भी निपटता है और निर्माण की लागत भी कम होती है। और मैंने बांस के क्रैश बैरियर के बारे में भी सुना है। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये कमाल का इनोवेशन है।
अब सड़कों के किनारे स्टील के क्रैश बैरियर की जगह बांस से बने बैरियर लगाए जा रहे हैं। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस का क्रैश बैरियर महाराष्ट्र में लगाया भी जा चुका है और इसका नाम भी बड़ा मजेदार है, बाहुबली। बाहुबली? हाँ, और ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ये स्टील जितना ही मजबूत है, पर्यावरण के लिए अच्छा है और टक्कर होने पर गाड़ियों को कम नुकसान पहुंचाता है। एक पर्यावरण अनुकूल और विनम्र बाहुबली जो हमारी रक्षा करता है। ये तो शानदार है। और सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर स्तर पर हो रहा है। सड़क की क्वालिटी जांचने के लिए अब एआई और ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। DAMS नाम का एक AI आधारित प्रोजेक्ट है जो सड़क निर्माण की हर स्टेज पर नजर रखता है और इसे गोल्ड अवार्ड भी मिल चुका है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि निर्माण में कोई कोताही ना हो। और सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए दुर्घटनाएं अभी भी एक बड़ी समस्या है। उसके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहली है राहगीर योजना। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करता है और उसे अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का इनाम और एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है। ये पहल तो अच्छी है, लेकिन क्या ये जमीन पर काम कर रही है? लोगों को इसके बारे में पता भी है, क्योंकि दुर्घटना के समय लोग अक्सर पुलिस के चक्रों से डरते हैं। जागरूकता एक चुनौती है, लेकिन सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। कानून भी बदला गया है ताकि मदद करने वालों को पुलिस या अदालत परेशान ना करे। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी योजना है, वो है कैशलेस ट्रीटमेंट की। इसके तहत दुर्घटना के बाद के गोल्डन आवर में घायल व्यक्ति को किसी भी नजदीकी अस्पताल में 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, बिना किसी कागजी कार्रवाई के। इसका एक ही लक्ष्य है कि पैसे की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग आज सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं बल्कि भारत की तरक्की की कहानी लिख रहे हैं। ये सिर्फ सड़कों का जाल नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन, सुरक्षा और स्पीड पर आधारित नए भारत का एक मजबूत आधार है। बिल्कुल, इसे हम विकसित भारत एट 2047 के बड़े दृष्टिकोण से जोड़कर देख सकते हैं। जब देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो निवेश आता है, उद्योग लगते हैं और विकास अपने आप गति पकड़ता है। ये राजमार्ग एक समर्थ, सशक्त और गतिमान भविष्य की नींव रख रहे हैं। और आज की इस गहरी पड़ताल के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जब एक विशाल भौतिक नेटवर्क ने देश को इस तरह से जोड़ दिया है, तो भारत के लोगों, उनके अलग अलग विचारों और उनके नवाचारों को और भी सहजता से जोड़ने के लिए हमारा अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? जय हिंद।